नज़ारा है प्रिंस कैरियर पायोनियर पासपोर्ट टू द फ्यूचर का। नज़ारा है द गेटवे ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की उन सीटों का जिन सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी के साथ में सर्वोच्च रैंक हासिल करने के लिए प्रिंस कैरियर पायोनियर पासपोर्ट टू द फ्यूचर ने कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर के वो रास्ते तय कर लिए, जिन रास्तों में उत्तर भारत की शान में, पूर्व भारत के अभिमान में, दक्षिण के स्वाभिमान में और पश्चिम के सम्मान में अपनी स्थिति निर्धारित की थी। वो मेडिकल कॉलेज का गेट आपके इंतजार में रहेगा। जब उस गेट पर आप जाएंगे, जिसके लिए मिन्नतें बार बार आपके घर वालों ने की हैं, जिसके लिए किस्मतों के दरवाजे से पहले मेहनत के दरवाजे प्रिंस कैरियर पायोनियर की समस्त टीम ने अपनाने का प्रयास किया है, वो दरवाजे आपके इंतजार में हैं। उन दरवाजों पर जाकर के आप अपने मस्तिष्क को मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ उठा करके देखेंगे तो ये बात जरूर याद आएगी, जिस बात के लिए कहा था, जिस सूरज को कल आपने डूबते हुए देखा था, जो सूरज कल आप देख पा रहे थे कि वो डूब रहा है, आज उसी सूरज को सुबह 6 बजे आपने उगते हुए देखा है। तो ये बात सच है कि महज सूरज के डूब जाने से अंधेरा नहीं हुआ करता। रोशनी की किरण कल फिर निकलेगी। आज जिन बच्चों को मेडल नहीं मिला है या 1-2 नंबर से जो बच्चे रह गए हैं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ इस बात को, इस मंच से वो बच्चे सम्मानित होंगे कि नहीं मिला जो मिल जाएगा। तो दोनों हाथ की जोरदार तालियों के बीच माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आदरणीय औकार सर को। ऐसा कहते हैं कि विजेता वो बनते हैं जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। और अभी जब आप मंच पर चढ़ करके सम्मान ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक एक विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस ये कह रहा था कि आपके रगों में जुनून दौड़ रहा है। मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा, इसी जुनून को दर्शाने वाली। संस्कृत के पहले और महान व्याकरणाचार्य हुए हैं पाणिनि। नाम सुना आपने? पाणिनि के बारे में ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म एक बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार में हुआ, लेकिन पाणिनि की मां बड़ी सोच वाली थी, बड़े सपनों में यकीन रखने वाली थी। उस समय जिस तरह से आज स्कूल होते हैं, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुलों में बड़े घरों के बच्चे ही अक्सर पढ़ा करते थे। लेकिन पाणिनि की मां की यह इच्छा थी कि पाणिनि भी पढ़ लिख करके आगे चल करके बड़ा आदमी बने। पाणिनि की मां नन्हे से पाणिनि को एक गुरुकुल में एडमिशन दिलवाने के लिए लेकर के जाती है। गुरुकुल में आचार्य बैठे हुए होते हैं, पाणिनि और उसकी मां आचार्य के सामने बैठते हैं और पाणिनि की मां निवेदन करती है, आग्रह करती है, अनुग्रह करती है कि मेरे इस छोटे से बच्चे को आप अपने गुरुकुल में दाखिला दें। गुरुकुल के आचार्य पाणिनि का हाथ देखते हैं और पाणिनि की मां से कहते हैं कि मैं इस बच्चे को दाखिला नहीं दे सकता। पाणिनि की मां जब जवाब चाहती है तो आचार्य कहते हैं कि इसके हाथों में विद्या की लकीरें नहीं। नन्हा सा पाणिनि अपनी मां और आचार्य श्री के बीच होने वाले इस वार्तालाप को सुन रहा होता है। पाणिनि की मां फिर आग्रह करती है कि बच्चा अच्छा है, मेहनती, आप दाखिला दें तो पढ़ लेगा। आचार्य जी साफ मना कर देते हैं कि इसके हाथ में विद्या की लकीरें है ही नहीं, ये पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं दाखिला नहीं दे पाऊंगा। हताश और निराश मां छोटे से पाणिनि को लेकर के गुरुकुल से बाहर निकलती है। कहानी शुरू अब होती है। पाणिनि अपनी मां से कहता है, मां आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर खेल करके आऊंगा। मां को भी ऐसा लगा कि बच्चा आचार्य श्री के जवाब से निराश हो गया होगा, थोड़ी देर खेल लेगा तो मन बहल जाएगा और उसके बाद में वापस घर आ जाएगा। पाणिनि की मां नन्हे से पाणिनि को गुरुकुल के द्वार पर छोड़ देती है और खुद घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद में गुरुकुल की छुट्टी होती है। बच्चे देखते हैं कि गुरुकुल के गेट पर एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों को लहूलुहान किए बैठा है। बच्चे वापस जाकर के गुरुकुल में आचार्य जी को बताते हैं। आचार्य जी उस बच्चे को अंदर बुलाते हैं और देखते हैं कि ये तो वही छोटा सा बच्चा है जो थोड़ी देर पहले अपनी मां के साथ गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए आया था।
आचार्य जी पूछते कि अभी तो आप अपनी माँ के साथ आए थे, इतनी सी देर में क्या हो गया? मैं ध्यान चाहूंगा आप सभी का, नन्ना सा पाणिनि उस बड़े गुरुकुल के बड़े आचार्य जी से कहते हैं कि गुरुदेव, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि मेरे हाथों में विद्या की लकीरें ईश्वर ने नहीं दी है, इसलिए आप मुझे गुरुकुल में एडमिशन नहीं देना चाहते। मैंने बाहर कांच का टुकड़ा पड़ा था, उससे मेरे हाथों में विद्या की लकीरें बना ली है, अब तो आप मुझे एडमिशन दे दें। बच्चों, इतिहास साक्षी है, उस समय गुरुकुल में पढ़ रहे जिन लोगों के हाथों में ईश्वर ने विद्या की लकीरें देकर के भेजा था, इतिहास में उनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिस नन्हे से पाणिनि ने अपने हाथों से अपने हाथों में विद्या की लकीरें बना ली थी, आचार्य जी मजबूर हुए, गुरुकुल में दाखिला मिला और वो संस्कृत के पहले व्याकरणाचार्य हुए। इसलिए कहते हैं कि हाथों की लकीरों में क्या ढूंढते हो दोस्तों, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ में होती है। आदमी बनता अपने मजबूत हौसलों से, आदमी बनता अपने जुनून से, आदमी बनता अपने जोश से, आदमी बनता अपने जीवन से, आदमी बनता अपनी जिद से, आदमी बनता अपनी जिजीविषा से, आदमी बनता है अपनी जदोजहद से। और जिस शख्स को जिंदगी में यह करना आ गया, उसको ईश्वर भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया है। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि दम ठोक ठेलता है जब नर, पांव पर्वत के जाते उखड़, और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। आप सभी लोगों में यह सामर्थ्य है, यह हिम्मत है, यह हौसला है कि जिस सपने को लेकर के आप पीसीपी में प्रविष्ट हुए हैं, उस सपने को साकार कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से ये मेडल सेरेमनी चल रही है और मैं देख पा रहा था कि जिस अनुशासन के साथ, जिस संयम के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ आप बैठे हैं, वो डिसिप्लिन रिजल्ट में तब्दील होने वाला डिसिप्लिन था। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज आप इस छोटे मंच पर छोटे टेस्टों के मेडल पहन रहे थे, रजिस्टर ले रहे थे, पेन ले रहे थे। 1 साल बाद वक्त आएगा जब ये मंच बड़ा हो जाएगा और भव्य हो जाएगा, नाम पीसीपी महोत्सव हो जाएगा और आपको आपके परिजनों के साथ इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि 2023 की नीट और जेईई को आप करेक्ट करने वाले बन जाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप में से अधिकांश विद्यार्थी इस मंच पर चढ़ करके अपने परिजनों के साथ सम्मान ग्रहण करेंगे, तो एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजाएं, अपनों के लिए बजाएं, अपनों के सपनों के लिए बजाएं और उस सोच और संकल्प के लिए बजाएं जो सोच रिजल्ट में तब्दील हो। आप में भरोसा भरने के लिए पर्याप्त है कि आपके परिजनों ने और आपने मिलकर के एक सही संस्थान का चुनाव अपने सुनहरे भविष्य के लिए किया है। जीवन में आगे बढ़ने की पहली शर्त यह है कि आप सही मेंटर को चुने और सही रास्ता चुने। आपने सही रास्ता चुना है नीट और जेईई की तैयारी करने का निर्णय लेकर के, और सही मेंटर चुना है पीसीपी के रूप में। अब सिर्फ आपको आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं। एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल हट, तुझे न पा सके इतनी भी तेरी औकात नहीं। अगर सत्यप्रियंत आप पीसीपी की अंगुली पकड़ करके आगे बढ़ते रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब मैं अगला निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच मौजूद, हमेशा आप में पॉजिटिविटी भरने वाले, सकारात्मकता भरने वाले हमारे सीएमडी राजेश ढीलन सर से। परम सम्माननीय डॉक्टर साहब, ओंकार सर, शरण साहब, समस्त विद्वान फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सुबह 6 बजे से ही एक शानदार मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का ये सेमिनार और आपकी उम्मीदों को पंख लगाने वाला ये सेमिनार चल रहा है। चाहे राघवेंद्र सर की बातें हों, चाहे ओंकार सर की बातें हों, सब बातों का कंक्लूजन एक ही है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए, जिद्द और जुनून को मजबूत कैसे किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी आदमी कोई टास्क लेता है, कोई काम करता है
और उसमें सफलता की गुंजाइश होती है, तो उसका एक मेन पॉइंट होता है पहला कि आपने लक्ष्य तो बना लिया है क्या, अपने मन के अंदर टारगेट तो बना लिया है क्या। मेरे सामने जो भी बच्चे बैठे हैं सबका गोल डिफाइन है, सबने लक्ष्य अपना बना रखा है कि आईआईटी में जाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है। और कहा जाता है आदमी जब लक्ष्य बना लेता है तो 50% जीत, जंग की जीत चुका होता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको रास्ते का पता है, कहां पहुंचना है ये पता है, बस अब जोश और जुनून अपने अंदर उस समय तक भरा रहे जिस दिन आपकी एग्जाम होनी है। मैं सभी बच्चों से आह्वान करना चाहूंगा कि जिन बच्चों के दिमाग के अंदर यहां आने के बाद में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज में जाना, आईआईटी कॉलेज में जाना, ये तो शायद दिमाग वाले बच्चों का काम है, ये तो शायद भगवान ने अलग ही बना के भेजा है, उन बच्चों का काम है। डियर स्टूडेंट्स, हर साल हम देखते हैं ऐसे खूब बच्चे जो हार मान चुके होते हैं और जिद और जुनून पालते हैं और फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। भगवान ने लगभग बराबर दिमाग देके भेजा है, भगवान ने वो क्षमता प्रत्येक बच्चे को देके भेजी है जो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है इस एग्जाम को क्रैक करने से आप दुनिया के 1% लोगों में आ जाते हैं। दुनिया के 1% लोगों में इस एजुकेशन के फील्ड से आप 15, 16, 14 साल की उम्र के हुए हैं, 17 साल के हो सकते हैं। इस उम्र में दुनिया के 1% लोगों में आना बड़ी बात तो है। और मैं बार बार एक बात बच्चों को कहता हूं, यदि आपको छोटा काम करना है, संघर्ष छोटा करना पड़ेगा। एवरेज काम करना है, संघर्ष थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और काम बड़ा करना है तो समस्याएं बड़ी आएंगी, संघर्ष बड़ा करना होगा, उसके लिए तैयार रहें। समस्याओं के सामने कभी भी डरे नहीं। आज तक इस दुनिया के अंदर वही लोग असफल हुए हैं जिन्होंने समस्या देखी और यू टर्न ले लिया। आदमी के पास में यदि सफल होना है या असफल, दो ही बातों पर डिपेंड करता है। सक्सेस लोग कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। निर्णय अपन ने ले लिया, अच्छा है बुरा है, निर्णय के बाद में दिमाग में कभी भी ये नहीं आए कि मेरा निर्णय गलत है, मेरा निर्णय अच्छा नहीं रहा। उससे आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आएगी। और असफलता के लिए मैं तो ये कहूं कि सबसे बड़ा किसी चीज का रोल है तो वो है आपका खुद का स्वयं का हार मान लेना। मैं नहीं कर सकता। इस दुनिया में जिन लोगों ने अपने आप के ऊपर जीता है, अपने आप पे विजय पाई है, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये कर सकता हूं, वो लोग कर गए। उन लोगों को आज अपन आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। एक बार अपनी मजबूत स्थिति के लिए, अपने दिमाग के अंदर एक अच्छा जोश डेवलप करने के लिए एक बार शानदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके बजाएं कि आने वाला समय आपका हो, आने वाला विजन आपका हो, आने वाला जमाना आपका हो। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर। मैं बायो के स्टूडेंट से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप बताएं, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सारे लोग सहमत हैं 1400 ग्राम एवरेज ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। सारे लोग सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? तो फिर ये कमजोर और इंटेलिजेंट वर्ड कहां से आया? जब सभी के ब्रेन का वेट 1400 ग्राम है तो फिर क्यों कुछ लोग खुद को कमजोर और क्यों कुछ लोग खुद को होशियार समझ लेते हैं? ये वर्ड आया है आपके काम करने की स्टाइल की वजह से। कुछ लोग उस 1400 ग्राम के ब्रेन को प्रॉपर काम में नहीं लेते, इसलिए उनको कमजोर कहा जाता है, और कुछ लोग उसको प्रॉपर काम में ले लेते हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं।
कोई कमजोर नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप उसको काम कितना लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक बात कहा करते थे कि मुझे उन लोगों से कोई डर नहीं है जो टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे अपना काम करते हैं, क्योंकि वो ढर्रे का काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। मुझे डर उन लोगों से है जिनको न सोने का होश है, न खाने का होश है, सिर्फ वो अपने जोश और जुनून के साथ अपनी मंजिल के लिए लगे रहते हैं। वो लोग दुनिया में बड़ा काम करते हैं। इसलिए हर दिन सुबह उठ करके आप अपना टारगेट फिक्स कर ले, अपने टारगेट टेबल बना ले कि मुझे फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में ये करना है, मैथमेटिक्स में ये करना है। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाए, टारगेट अपने सामर्थ्य के अनुसार फिक्स करें, और फिर जब तक वो पूरा नहीं हो जाए तब तक चाहे रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या रात भर जागना पड़े। आप किसी भी बड़े खिलाड़ी को देखें, आप किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट को देखें, आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखें, आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को देखें, उनके शरीर में बड़ी एनर्जी होती है, चेहरे पर बड़ा कॉन्फिडेंस और तेज होता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि वो जो तय कर लेते हैं उसे पूरा भी कर लेते हैं। अब मैं अगला निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी की हौसला अफजाई करने के लिए, आप सभी में जोश जुनून और जज्बा भरने के लिए, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे युवा चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर से आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन इस मेडल एवं मोटिवेशनल असेंबली में करें। डॉक्टर पीयूष सुंडा सर। थैंक यू सर। सम्माननीय डिलन सर, सारण साहब, ओकार सर, राघवेंद्र सर, सभी विद्वान फैकल्टी महानुभाव और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? सर ने पूछा था कितने बच्चों को अवार्ड मिला है, तो भी आगे वाले बच्चों के हाथ ज्यादा खड़े हो रहे हैं। आप इससे मीनिंग समझ सकते हैं। मीनिंग ये समझ सकते हैं कि जब आप असेंबली में लेट आ रहे हैं, अवार्ड सेरेमनी में लेट आ रहे हैं, क्योंकि आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है, तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सोच रखते हैं तो अपन अगली अवार्ड सेरेमनी में भी पीछे बैठने की कोशिश करेंगे। और अगर उस सोच को अपन चेंज कर देते हैं कि अवार्ड मिले या न मिले, अब मैं मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट करूंगा, तो आप आगे बैठने की हिम्मत करेंगे, और आगे बैठने की हिम्मत करेंगे तो कभी न कभी आप अवार्ड की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। सभी वक्ताओं ने कहा, और बहुत मूल मंत्र है, अक्सर अपन जीत से पहले ही हार मान लेते हैं। कितने बच्चे ये सोच के चल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन तो होगा? तो जब इतने बच्चे ये बात सोच कर चल रहे हैं, तो हर चीज में आगे रहना सीखो, हर चीज में क्रॉस करना सीखो। सबसे पहले बड़ा टारगेट बनाए, और जैसा सर कह रहे थे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, साइकोलॉजी चेंज होती है। मैं अक्सर कहता हूं, फर्स्ट इज वेल, हाफ इज डन। पहला काम अच्छा हो गया, आधा काम हो गया। अभी ओंकार सर ने एक नए बैच का अनाउंसमेंट किया, पीसीपी प्रहार। क्या अनाउंसमेंट किया? जो रिपीटर बैच चलते हैं, स्ट्राइकर बैच चलते हैं, पीसीपी प्रहार नाम दिया। और प्रहार किस टाइम पे होता था? राजा महाराजाओं के टाइम पे युद्धों में प्रहार हुआ करता था, और जिसने पहला वार प्रहार डंका कर दिया, उसकी जीत 50% सुनिश्चित हो जाते थे। आप सभी बच्चे, चाहे 11 के हों, चाहे टारगेट के हों, इस साल के शुरुआती प्रहार की स्टेज में हैं। इसलिए सबसे पहले सोचना शुरू करो। 720 का सोचिए, 300/300 का सोचिए। हम बचपन में जब बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो हमारे माताजी कई बार कहते थे, भैया वो कर्म तो कमेडी जसो है। कमेडी, ये कबूतर उड़ते हैं ना, ऐसे कबूतर कमेडी, वो कर्म तो कमेडी जसो है, मन राजा जसो है। तो सबसे पहले बड़ा सोचना शुरू करें। 720/720, 300/300 सोचना शुरू करें, और उसके बाद में मन राजा जैसा करें कि आई विल अचीव इट। और अगर आप उसके अनुसार प्रयास करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़े दिनों में आप में कॉन्फिडेंस आना लगेगा कि आई कैन डू इट। और नंबर बढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आई हैव डन इट। अपने आप का एक टाइम टेबल, टारगेट टेबल इस तरीके से बनाए
कि दिन है वो पूरा नीट और जेई मई हो जाए। अक्सर आप देखते होंगे कि जब धावक मैराथन की दौड़ दौड़ता है तो शुरुआती 2-4 किलोमीटर में उसको बड़ा जोर आता है, और उसके बाद में उसकी जो बॉडी है, नीज के जॉइंट्स हैं, बॉडी की मूवमेंट है, वो मैकेनिकल मोड में चली जाती है, ऑटो मोड में चली जाती है, और वो दौड़ता जाता है। जैसे किसी मशीन में बैटरी फिक्स कर दी, ऑन कर दिया और मशीन चलती जाती है ऑटोमेटिक, वैसे ही बॉडी ऑटोमेटिक चलने लग जाती है और वो मैराथन को जीत लेता है। ठीक उसी तरीके से आपको मैं कंपेयर करके बताना चाहूंगा कि आप पर डे का टारगेट टेबल बनाएं, एक सप्ताह उस टारगेट टेबल को फॉलो करें, आपको लगने लगेगा कि बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरी की पूरी ऑटो मोड में चली गई है। उसके बाद वो सारे रूटीन ऑटोमेटिक आपके होते जा रहे हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे जोर आ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं। आपको देखते ही देखते पता चलने लगेगा कि हाँ यार, मेरे लिए तो ये बहुत सिंपल है। जेई और नीट दोनों के ही एग्जामिनेशन टफ नहीं है। आप एक बार प्रयास करके तो देखो। आप में बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले ही समर्पण कर चुके हैं, नहीं मेरे लिए तो मुश्किल है, हालांकि अभी हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। आज की सेमिनार के बाद में सबसे पहला मूल मंत्र आप ये लेके जाएंगे कि जेई और नीट टफ नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 वाले बच्चे को इसी प्रिंस एजुकेशन हब में उत्सव नहीं महोत्सव के तहत 21 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आज से ही सोच लो कि मेरी नजर 21 लाख पे है, और नजर आप 21 लाख पे गाड़ोगे तो आई कैन डू इट, एंड फाइनली लगेगा आई हैव डन इट। उसके बाद में आ जाती है बची हुई सिंगल डिजिट 2 to 9 रैंक, ऑल इंडिया रैंक, 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि इतना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो फिर अनाउंसमेंट है 10 to 99 डबल डिजिट ऑल इंडिया रैंक ओवरऑल, 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। और मैं चाहता हूं अगली साल 5 लाख रुपए के कम से कम 20 इनाम तो बच्चों को लेकर जाने ही जाने, यहाँ से 1 करोड़ रुपए डबल डिजिट के लेके जाने हैं, और सिंगल डिजिट के लिए तो पूरा मन हमारा खुला है। आप चाहे 5 करोड़ लेके जाएं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सेमिनार से उठते वक्त आपको एक प्रण लेकर जाना है। आज तक जितनी भी आपने कोई कमी कमजोरी रख दी है, उसको यहीं से भूल कर जाना है, और आज एक नए प्रण के साथ यहां से उठना है कि जो बातें सेमिनार में बताई गई हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक बताया गया है, जो सोचने का टारगेट दिया गया है, उसके अनुसार मैं आने वाले समय में मेरे रूटीन को ऑटो मोड पर लेके जाऊंगा, और जैसा मैनेजमेंट ने करोड़ों के पुरस्कार की घोषणा की है, उस पुरस्कार का मैं स्वयं भागीदार बनूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।